बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 15 डॉक्टर कलाम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 15 डॉक्टर कलाम, जिनका पूरा नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी हम जानते हैं। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय से पता चलता है कि पुराने समय से लेकर आधुनिक यानी इस समय के तक भारत के वैज्ञानिक और उसकी खोज सारे विश्व को ज्ञान की राह दिखाते रहे हैं। चाहे शून्य यानी जीरो का आविष्कार की बात हो या फिर महत्वपूर्ण गणितीय और ज्योमेट्री विचार की, भारत का नाम इन सभी के साथ सहज रूप से जुड़ा है। विज्ञान के क्षेत्र में कई भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद न केवल एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल की, बल्कि तमाम असुविधाओं से लड़कर नई नई खोज करके भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके किए गए काम, उनकी सेवा और उनका संपूर्ण जीवन देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस पाठ में उनके जीवन की कई घटनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। यानी संक्षेप में ये कहा जाए कि ये पाठ उन्हीं पर आधारित है। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम था। कैसा मौसम था? गर्मी का। कक्षा के भीतर काफी उमस हो रही थी, अतः गर्मी से राहत पाने के लिए सारी कक्षाएं यानी सभी क्लास विद्यालय के बरामदे में अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप्स में लगाई गई थी। तभी चौथी कक्षा का एक बालक अनजाने में ही एक दूसरी कक्षा के समूह में होकर चला गया। छात्र द्वारा इस तरह अनुशासन यानी पालन को तोड़ना, नियम को तोड़ना भला एक प्राचीन परंपरा वाले गुरु को कैसे सहन होता। उन्होंने उसी समय उस बच्चे के कान पकड़कर खींचे और भरी कक्षा में सबके सामने बैत से उसकी पिटाई कर दी, बच्चे को मारा। कुछ महीने के बाद परीक्षा का परिणाम आने पर गणित के उस शिक्षक ने पाया कि उस दिन जिस बच्चे को उन्होंने बैत से, डंडे से पीटा था, उसने गणित में पूर्णांक प्राप्त किए, यानी पूरे नंबर 100 में से 100 उसने प्राप्त किए। दूसरे ही दिन उन्होंने प्रार्थना सभा में उस बच्चे की तारीफ की और हंसते हुए कहा कि मैं जिस किसी भी छात्र की बैत से पिटाई करता हूं, वह आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनता है। क्या कहा? आगे चलकर वो महान बच्चा बन जाता है, महान व्यक्ति बनता है। उस शिक्षक की यह भविष्यवाणी आखिर में सच साबित हो गई। आगे चलकर वह बच्चा न सिर्फ उच्च कोटि का एक विद्वान बना और वैज्ञानिक भी वह, बल्कि उसने भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया। गणित के उस शिक्षक का नाम था रामकृष्ण अय्यर। क्या नाम था उस अध्यापक का? रामकृष्ण अय्यर। और उससे बैत की मार खाने वाला वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि भारतीय मिसाइलों के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर अब्दुल जाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम थे। ठीक है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास धनुषकोटी नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। कहा? तमिलनाडु के धनुषकोटी में। उनके पिता जैनुलाब्दीन मध्यवर्गीय परिवार से थे, यानी वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जो मछुआरों को अपनी नावें किराए पर देकर अपने परिवार की आजीविका को चलाते थे। यानी उनका
मेन बिजनेस क्या था कि मछुआरों को अपनी नावों रेंट पर देते थे, किराए पर, जिससे जो राशि मिलती थी उससे वो परिवार का निर्वहन करते थे। संयुक्त परिवार होने के कारण उनके घर में सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो लोग भी वहां पर ज्यादा थे। जबकि आमदनी कुछ खास नहीं थी, इनकम ज्यादा नहीं थी। अतः कलाम का विद्यार्थी जीवन संघर्षमय रहा, यानी उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत संघर्ष किया। अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के लिए बालक कलाम को तड़के यानी सुबह जल्दी उठकर घर घर में अखबार बांटने का काम करना पड़ता था। उसके बावजूद उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन को भौतिक और भावात्मक रूप से सुरक्षित बताया है। भौतिक अर्थात सांसारिक। डॉक्टर कलाम ने ईमानदारी और आत्मानुशासन, अपने पिता से ईश्वर में आस्था व करुणा का भाव अपनी माँ आशेअम्मा से विरासत के रूप में पाया था। उन्हें अपने पापा से गुण मिले थे, एक तो ईमानदारी का और आत्म अनुशासन का, अपने अंदर अनुशासन बनाए रखने का, और माँ से उन्हें ये मिला था कि वो ईश्वर में, भगवान में, उनके अल्लाह में आस्था रखना। इसके अलावा उनके जीवन और विचारों पर उनके बहनोई जलालुद्दीन और चचेरे भाई शमशुद्दीन का भी गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों ने बचपन में कलाम की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पढ़ाई और उनके सपनों के प्रति प्रोत्साहित किया। सफलता की ऊंचाई को छूने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम को जीवन में सामयिक असमानता, अभाव यानी कमी, दुख यानी परेशानी, निराशा, नाकामयाबी जैसे दौर से कई बार गुजरना पड़ा। काफी बार परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हर बाधा को यानी हर परेशानी को चुनौती की तरह वो स्वीकार करते ही चले गए। कलाम एक मेधावी छात्र थे, एक होशियार छात्र थे और विज्ञान में उनकी रुचि बहुत गहरी थी। रामनाथपुरम के स्वर्ट्स स्कूल हाई स्कूल से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यानी दाखिला ले लिया उन्होंने अब आगे की पढ़ाई के लिए। वहां से भौतिकी में स्नातक करने के बाद कलाम ने महसूस किया कि भौतिकी उनका विषय नहीं, उन्हें तो इंजीनियरिंग में जाना था। अब स्नातक यानी उन्होंने जब बीए कर लिया यानी बैचलर डिग्री उन्हें ले ली, तब उन्हें लगा कि उन्हें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, उन्हें इंजीनियरिंग उनका विषय है। इसीलिए वे तकनीकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध संस्थान मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें MIT में उन्होंने एडमिशन लेने के लिए वो जुट गए, उसमें एडमिशन के लिए वो कोशिश करने लगे। संस्थान के चयनित यानी चुने गए उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई। दाखिले के लिए 1000 रुपए की जरूरत थी, जो उनके पास में नहीं थे। एडमिशन के लिए जो फीस होती है वो उनके पास में नहीं थी। ऐसे समय में उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने कंगन तथा हार गिरवी रखकर उनके लिए 1000 रुपयों का इंतजाम किया, बंदोबस्त किया। इस प्रकार बहन की सहायता के फलस्वरूप MIT में उनका एडमिशन दाखिला हो गया। कलाम ने भी आगे चलकर कठोर मेहनत करी, बहुत मेहनत परिश्रम करी और पढ़ाई करके छात्रवृत्ति हासिल करी, यानी स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, वो हासिल करके अपनी बहन के त्याग व भरोसे का पूरा उन्होंने मान सम्मान रखा। ऐसा नहीं है कि बहन की जो मेहनत थी उसका त्याग व्यर्थ गया, नहीं, उन्होंने उसकी त्याग और भरोसे को बनाए रखा। MIT ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान एक बार कलाम की लड़ाकू विमान की ड्राइंग को जब उनके शिक्षक यानी उनके टीचर्स ने MIT के निर्देशक श्रीनिवासन ने देखा, तो उसके बाद वे निराशाजनक बताते हुए उन्होंने इस पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।
कलाम के बार बार आग्रह करने पर उन्हें 3 दिनों की समय सीमा इस चेतावनी के साथ दी गई कि यदि नियत समय पर काम पूरा न हुआ तो छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, आपकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। कलाम छात्रवृत्ति के सहारे ही पढ़ रहे थे। यदि छात्रवृत्ति बंद हो जाती तो वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी न कर पाते और उसके सारे सपने वही टूट जाते। इसीलिए वो उस काम को पूरा करने में जी जान से लग गए और उन्होंने दिन रात एक कर दिए और समय के अंदर ही अपना काम पूरा करके दिखाया। काम के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और लगन को देखकर श्रीनिवास उनसे बड़े प्रभावित हुए, बहुत इंप्रेस हुए उनके अध्यापक जो श्रीनिवासन थे। उन्होंने कलाम की पीठ थपथपाई यानी शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय और इतने अधिक तनाव में तुम अपना काम अच्छी तरह से पूरा कर पाओगे। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने कम समय में और इतने मेंटली प्रेशर के बावजूद तुम काम कर पाओगे। सन 1958 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद कलाम वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही रास्ता तय कर रखा था। दुर्भाग्य से, खराब किस्मत की वजह से वायुसेना में उनका चयन नहीं हो पाया। उसके बाद कलाम ने दिल्ली आकर तकनीकी विकास और उत्पादन निर्देशालय यानी DTD&P एयर में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक पद पर काम करना स्वीकार कर लिया। उस पद को उन्होंने संभाल लिया। कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए स्वदेशी यानी अपने देश में हावरक्राफ्ट नदी के डिजाइन बनाने से लेकर उनके निर्माण तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राटो परियोजना पर भी काफी परिश्रम किया। कौन सी परियोजना पर? राटो परियोजना पर। लेकिन दुर्भाग्यवश इन दोनों परियोजना के बीच में ही स्थगित कर दी गई, ये बीच में ही रोक दी गई। इससे उन्हें ठेस पहुंची, दुख हुआ, लेकिन दृढ़ निश्चयी कलाम, वो कैसे थे? दृढ़ निश्चय वाले थे। उस कलाम ने तब भी हार नहीं मानी। कालांतर में इसी संगठन के साथ कार्य करते हुए उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेट गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि जैसी मिसाइलों का विकास किया और सफल उनका परीक्षण में भी अपना योगदान दिया। परीक्षण यानी टेस्टिंग में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इसरो में डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर M.K. मेनन जैसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई सालों तक कार्य किया, उनके साथ रहकर। इसी बीच कलाम को रॉकेट परीक्षण की तकनीकियों का परीक्षण यानी टेस्ट लेने के लिए दक्षिण अमेरिका स्थित राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन नासा भेजा गया। यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। नासा से वापस आने के बाद में कलाम ने थुब्बा अंतरिक्ष केंद्र में कई महत्वपूर्ण रॉकेट प्रोजेक्ट पर कार्य किए। डॉक्टर कलाम को परियोजना निर्देशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 निर्मित करने का श्रेय भी उन्हें ही मिलता है। इसी प्रक्षेपण यान की सहायता से उन्होंने सन 1980 में रोहिणी उपग्रह यानी NS-1 को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। SLV-3 और अग्नि जैसी परियोजना पर कार्य करते हुए कलाम को बहुत समस्याओं का समाधान करना पड़ा। इस दौरान माता पिता व बहनोई के साथ साथ प्रोफेसर विक्रम साराभाई
जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे कि मृत्यु उन्हें भावनात्मक रूप से काफी उन्हें आहत किया, उसका उन्हें सदमा लगा, उन्हें दुख पहुंचा। इसके अलावा उस समय विश्व में कई विकसित देश भारत के परमाणु परीक्षण के खिलाफ थे। विकसित देश नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु का परीक्षण करे और भारत परमाणु शक्ति से भारत के पास परमाणु शक्ति हो, और वे तरह तरह की चेतावनी द्वारा इस तरह के परीक्षणों को बंद करने के लिए दबाव भी डाल रहे थे। ऐसे में इन परियोजनाओं का भविष्य एक तरह से अनिश्चित ही था। इतना ही नहीं, कुछ कारणवश मिशन कई बार असफल भी हुए थे, जिनसे उन्हें निंदा यानी उनकी बुराई और परिहास यानी हंसी का पात्र भी बनना पड़ा। लेकिन डॉक्टर कलाम ने विपरीत परिस्थितियों के सामने भी घुटने नहीं टेके, उन्होंने हार नहीं माने। सभी दुखों, तनाव और मुश्किलों को झेलते हुए सीमित संसाधनों के बीच यानी संसाधनों की कमी के साथ साथ उन्होंने देश को आखिर उस वैज्ञानिक बुलंदी पर पहुंचा ही दिया जिसका सपना प्रत्येक भारतवासी ने देखा था, यानी सफल परमाणु परीक्षण भारत में अब हो गया था। विज्ञान के क्षेत्र में उसके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए सन 1992 में उन्हें भारत सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार तथा सुरक्षा शोध यानी सुरक्षा खोज और विकास, शोध यानी अनुसंधान और विकास का सचिव नियुक्त कर दिया गया। सन 1998 में उनकी देखरेख में ही भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया और इस प्रकार हमारा देश भी परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया। अब भारत राष्ट्र भी कैसा था? परमाणु शक्ति से संपन्न देश था। डॉक्टर कलाम को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए समय समय पर सम्मानित भी किया गया। उन्हें 30 से ज्यादा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। सन 1997 में विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से देश का सबसे बड़ा सम्मान, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, वह भारत रत्न भी प्रदान किया गया। इससे पहले उन्हें सन 1981 में यानी 1981 में पद्म भूषण और सन 1990 यानी 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों का सफर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का 11वां यानी 11th राष्ट्रपति चुना गया। वे भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत को वर्ष 2020 यानी 2020 तक एक महाशक्ति के रूप में देखने का सपना संजोने वाले कलाम भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और परमाणु हथियारों के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर बनते देखना चाहते थे। विज्ञान क्षेत्र से जुड़े रहने वाला राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजनीति से अधिक परिचित नहीं थे, लेकिन उनकी राष्ट्रवादी सोच और देश के प्रति कल्याण संबंधी नीतियों को स्पष्ट रूप से जाना जाता है कि उनका राजनीति दृष्टिकोण भी अत्यंत व्यापक था। कैसा था? बहुत ज्यादा व्यापक था। आजीवन यानी उन्होंने जिंदगी भर अविवाहित रहे, वो उन्होंने शादी नहीं की थी। डॉक्टर कलाम सादगी और समर्पण के पर्याय थी। देश की तरक्की के लिए उन्होंने व्यक्तिगत सुखों और हितों का परित्याग कर दिया, यानी देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की उन्नति के लिए उन्होंने अपने सुख को नहीं देखा, उन सभी का त्याग कर दिया।
बेहद सरल और विनम्र स्वभाव वाले डॉक्टर कलाम धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक नजरिए से बहुत उदार थे। उन्हें वीणा बजाने और शास्त्रीय संगीत को सुनने के अलावा कविता लिखना भी बहुत पसंद था। एक लेखक के तौर पर भी वे देश विदेश में काफी लोकप्रिय थे। उन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेखक के रूप में भी। कलाम बच्चों और युवाओं में अधिक लोकप्रिय थे। 27 जुलाई 2015 की शाम कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य गृह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। कब दे रहे थे? 27 जुलाई 2015 को। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा, यानी हार्ट अटैक हुआ। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई, यानी ये हमें छोड़कर सदा के लिए चले गए। डॉक्टर कलाम की मृत्यु देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जिसे कभी पूरा नहीं किया जाता वो अपूरणीय कहलाता है। जो वास्तव में एक महान तपस्वी और कर्मयोगी थे। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक यानी संबंध रखते हुए महान उपलब्धियां हासिल करने वाले डॉक्टर कलाम के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके अद्भुत व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उनके विचारों और पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की तरह जीवन में हमेशा कुछ अच्छा यानी कुछ बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय डॉक्टर कलाम आज यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। हिंदी साहित्य की कक्षा में फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।